हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2023 सैंपल पेपर का अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, दो रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, और दूसरा चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारे पास है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख। 6 लाख जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो भी बिफोर टैक्स था, जो भी टैक्स से पहले प्रॉफिट था, उस पे से आपने 40% का टैक्स माइनस किया और जो बचा वो 6 लाख रुपीस बचा। तो 40% टैक्स जमा करने के बाद जो बचा वो क्या बचा? 60%। एक और तरीके से समझो, अगर मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट है बिफोर टैक्स 100 रुपए, 100 रुपीज में से 40% टैक्स जमा किया 40 रुपीज का, बचा कितना? 60 रुपीज, 60%। तो ये क्या है? अगर आपने प्रॉफिट का 40% टैक्स जमा कर दिया तो जो बचेगा वो आपके पास 60% बचेगा। और 60% की वैल्यू अगर 6 लाख है तो हमारा 100% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 लाख। तो 10 लाख इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप बिफोर टैक्स तक आ गए, तो क्या ये बिफोर इंटरेस्ट भी है? नहीं, बिफोर इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज जब भी हम कहते हैं आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स का मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्यों? क्योंकि सोचो, जो भी आप टैक्स जमा करोगे वो उस प्रॉफिट पे जमा करोगे जहां आप अपने प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस कर चुके हो। वो जो प्रॉफिट बच गया उस पर ही तो टैक्स जमा करोगे। तो इंटरेस्ट आपका एक तरह से खर्चा है जिसे आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस किया, और जो प्रॉफिट बचा उसमें से आपने टैक्स को माइनस किया और ये प्रॉफिट बचा था। तो आपके पास अब जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से आपने जो इंटरेस्ट माइनस किया है उसको भी प्लस करना है। एक बात याद रखना, पहले इंटरेस्ट को ऐड करके फिर टैक्स को बिफोर टैक्स मत करना, इसको गलत हो जाएगा। जिस सीक्वेंस में आप चले थे उसी सीक्वेंस से आपको रिवर्स करना है। प्रॉफिट, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को माइनस किया, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपके पास आया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, जिस पर आपने टैक्स को जमा किया, टैक्स माइनस किया, लेस टैक्स, उसको टैक्स को माइनस करने के बाद आपके पास आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आपको अगर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक पहुंचना है तो पहले टैक्स को ऐड करोगे और फिर इंटरेस्ट को ऐड करोगे। याद रहेगा आपको? तो हमने टैक्स को ऐड कर लिया, अब इंटरेस्ट ऐड करना है। इंटरेस्ट किसका? लॉन्ग टर्म डेट्स का। तो डिबेंचर्स जो आपके हैं 15%, 20 लाख के, उस पर इंटरेस्ट बनेगा 3 लाख, और बैंक लोन उसका 10% इंटरेस्ट 20 लाख पर 2 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट 5 लाख ऐड कर दोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 15 लाख। अब बात आती है डिविडेंड। क्या हमें जो प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स इनका डिविडेंड वो भी ऐड करना है? नहीं करना, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, आफ्टर डिविडेंड नहीं दिया है। तो इसका मतलब डिविडेंड तो अभी इसमें से माइनस हुआ ही नहीं है। अभी ये जो प्रॉफिट बचा है इसी को तो आप डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करोगे शेयर होल्डर्स में, लेकिन ये अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये सिर्फ आफ्टर टैक्स है। इसका मतलब दिस इज बिफोर डिविडेंड, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिविडेंड। डिविडेंड हमने इसमें से माइनस नहीं किया, तो डिविडेंड की टेंशन मत लेना, डिविडेंड प्लस माइनस मत करना। तो 15 लाख आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। दूसरा हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब इक्विटी, जो ओनर का पैसा इन्वेस्टेड है। ओनर का पैसा मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, प्लस
रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 लाख। तो तीनों का टोटल मिलाकर के शेयर होल्डर्स फंड बन जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब है 20 लाख डिवेंचर्स और 20 लाख बैंक लोन। तो टोटल हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़ 20 लाख रुपीस। रेशियो क्या बन जाएगी अब आपकी, 15 लाख अपॉन 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 12.5%। मतलब जितना पैसा इन्वेस्टेड है कंपनी में, उसका 12.5% प्रॉफिट अर्न करती है ये कंपनी। समझ में आ गया। इसका दूसरा पार्ट अब आपको कैलकुलेट करना है, जो कि नेट एसेट टर्नओवर रेशियो है। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट सेल्स क्या हो जाएगी, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 3 करोड़ 75 लाख माइनस 15 लाख 3 करोड़ 60 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने कैलकुलेट की थी 1 करोड़ 20 लाख। तो रेशियो हो जाएगी 3 करोड़ 60 लाख अपॉन 1 लाख 20,000, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स आपकी ये रेशियो आ गई। तो एक पार्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके ऑप्शन में आपको दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो एनालिसिस का है। एनालिसिस मतलब डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो दिए 0.3:1। आपको ये 4 केसेस दिए हैं, ट्रांजेक्शन्स दिए, आपसे पूछा गया है अगर ये ट्रांजेक्शन्स की जाती है तो ये रेशियो इंप्रूव होगी, डिक्लाइन होगी या कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे करोगे, रीजन के साथ आपको बताना है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन 1 मार्क का है। तो सबसे पहले समझो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर वो दिया है कि हमारी 0.3:1 है, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं हमारी 10 लाख है, तो इसका 0.33 लाख है। अगर हमने एक इक्विपमेंट 10 लाख का 9 लाख में बेचा तो क्या कहां कहां इंपैक्ट आएगा, 9 लाख में बेचा तो 9 लाख रुपीस का कैश आएगा, कैश से करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगी, राइट। दूसरा, आपने इस इक्विपमेंट को लॉस में बेचा, 1 लाख के लॉस में बेचा। लॉस का मतलब है सरप्लस कम होना। रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर डिक्रीज होंगे तो आपका शेयर होल्डर्स फंड डिक्रीज होगा। शेयर होल्डर्स फंड डिक्रीज होगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हो जाएगी। तो 10 लाख से 1 लाख डिक्रीज होकर के 9 लाख हो गई। रेशियो अब क्या हो जाएगी, 3 लाख अपॉन 9 लाख 0.33:1। पहले से रेशियो इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हुई, इंप्रूव हुई, क्यों इंप्रूव हुई, जब भी डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा और न्यूमरेटर का वेटेज इंक्रीज हो जाएगा। न्यूमरेटर का तो डिक्रीज नहीं हुआ ना, तो न्यूमरेटर का वेटेज पहले से इंक्रीज हो गया, इसीलिए आपकी रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, आपने सामान स्टॉक खरीदा 1 लाख रुपए का उधार में क्रेडिट पे, 15 मंथ्स के क्रेडिट पर खरीदा और ऑपरेटिंग साइकिल मान लेते हैं 18 मंथ्स। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्कल पूरा करने में जो टाइम पीरियड लगता है, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन से उसको सेल में, और सेल से जो पैसा वापस आपको मिला, वो जो साइकिल है वो आपका 18 मंथ्स में कंप्लीट होता है। तो अगर आप कोई भी पेमेंट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल करते हो या पेमेंट रिसीव करते हो ऑपरेटिंग साइकिल में, तो वो आपका करंट एसेट या लाइबिलिटी में ही कवर होता है, बेशक 12 मंथ से अबव है। समझ में आ गया। तो अगर आपने सामान खरीदा उधार पर 1 लाख का 15 मंथ्स के क्रेडिट पर, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर है। तो 15 मंथ्स के पीरियड वाला आपका स्टॉक खरीदोगे तो कहां का इंपैक्ट आएगा, स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा, करंट एसेट इंक्रीज होगी, क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज होंगे, क्रेडिटर्स मतलब करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी। तो लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। इन दोनों के जो कंपोनेंट्स है इनमें तो कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। तो जब इन दोनों पर इंपैक्ट नहीं आएगा तो हमारी रेशो एज इट इज रहेगी, क्योंकि इन दोनों में चेंज नहीं आया तो रेशो भी चेंज नहीं हुई। थर्ड केस, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 लाख। अब कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर का मतलब आप डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लो। आप डिवेंचर होल्डर्स को एक ऑप्शन दे रहे हो कि आप अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। किस पॉइंट पर ये ऑप्शन दी जाती है, जब मैच्योरिटी का टाइम आता है, जब डिवेंचर होल्डर्स को उनके डिवेंचर्स की पेमेंट वापस की जाती है, रिडीम की जाती है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जब भी कोई डिवेंचर्स
लॉन्ग टर्म डेट होता है लेकिन उसकी पेमेंट का टाइम पीरियड आ जाता है, विद इन 12 मंथ्स वो पेमेंट ड्यू हो जाती है, तो हम उसे लॉन्ग टर्म डेट से निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, करंट लाइबिलिटीज में, राइट। अब ये 2 लाख के डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म डेट तो है नहीं, करंट लाइबिलिटीज है, जिसको आप ऑप्शन दे रहे हो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। तो इक्विटी शेयर में अगर ये कन्वर्ट होते हैं तो आपके कहाँ चेंजेस आएंगे, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। शेयर कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज होना, है ना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स डिक्रीज होंगी तो आपकी करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी। अगर आपने इनको कन्वर्ट कर दिया, एक तरह से पेमेंट कर दी, तो ये करंट लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज होगी। कहाँ कहाँ चेंज आया, आपकी सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड पर चेंज आया। कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, लॉन्ग टर्म डेट पर कोई इंपैक्ट नहीं आया है, ठीक है। तो अब देखो, आपका डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज हो गया, और जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर की वेटेज कम हो गई, तो आपकी रेशो डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है। इसके बाद फोर्थ केस, टैक्स रिफंड ऑफ ₹50,000। अब टैक्स रिफंड मिलना आप कहां पर शो करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 क्रेडिट साइड पे शो करोगे कि हमें ये प्रॉफिट रिफंड रिसीव हुआ। तो प्रॉफिट इंक्रीज होना मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्रीज होना, रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्रीज होना मतलब शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज होना, शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज होना मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज होना। पैसा मिल रहा है तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा और करंट एसेट इंक्रीज होगी। तो हमारी इस रेशियो से रिलेटेड कहाँ का चेंज आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड में। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर इंक्रीज हो रही है तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो डिक्लाइन हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो ये चारों केसेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। एनालिसिस कैसे करना है, किस तरह से रीजन लिखना है, अगर आप एनालिसिस करने की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये लिखो कि कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आएगा, राइट, और आपके इस इम्पैक्ट से रेशो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, दैट्स इट। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन चालू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।